नमस्कार, मैं आलोक राय। आजकल हम लोग इतिहास में मराठा साम्राज्य कर रहे हैं। आज मैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के विषय में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग शिवाजी की जीवनी देखें, फिर उनके विजय अभियानों को देखा जाए। शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे भोसले का जन्म शिवनेर किला में हुआ। शिवनेर किला, यह शिवनेर किला पूना में जुन्नार के पास है। जुन्नार के पास पूना में शिवनेर किला है, यहीं इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, इस संबंध में दो तिथियां मिलती हैं। एक 20 अप्रैल 1627, दूसरी 19 फरवरी 1630। सर्वाधिक विद्वान इसी तिथि को मानते हैं, 20 अप्रैल 1627 की तिथि को। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस नई तिथि पर विचार हो रहा है। अगर पर्याप्त प्रमाण मिल जाएंगे तब इसे माना जाएगा। अभी जिस तिथि को सर्वाधिक विद्वान मानते हैं वो है 20 अप्रैल 1627, यानी शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर किला में हुआ। और शिवाजी को जो नाम है शिवा, इससे भी यह शिवनेर किला संबंधित है, क्योंकि शिवनेर किला में शिवाई माता का एक मंदिर है और इसी माता के नाम पर उस किला में जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे शिवा नाम दिया गया। तो यह किला उनके जन्म स्थान भी है और उनके नामकरण से भी संबंधित है। शिवाजी की माता, इसके पहले हमने शिवाजी की वंशावली नामक एक वीडियो बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि जिससे हम लोग शिवाजी के पूर्वजों और उत्तराधिकारियों की एक सामान्य समझ अब विकसित कर लें, और जिससे कि आगे हम लोगों को उसमें आसानी हो। तो जो लोग उसको देखे होंगे उन्हें याद होगा, वो बताएं, और जो लोग नहीं देखे हैं वो उसे अवश्य देख लें। तो माता जीजाबाई, पिता शाहजी राजे भोसले। शाहजी राजे भोसले। माता जीजाबाई जो हैं ये जाधव कुल की कन्या हैं और लखू जी जाधव की पुत्री हैं। शाहजी राजे भोसले जो हैं ये पहले अहमदनगर दरबार में एक प्रमुख सरदार के रूप में कार्य करते थे। फिर कुछ समय ये मुग़लों की सेवा में भी रहे। अंततः ये बीजापुर की सेवा में आ गए और 1636 ईस्वी में मुग़लों तथा बीजापुर के बीच जो संधि हुई, उस संधि के तहत बीजापुर ने इन्हें पूर्वी कर्नाटक में नियुक्त किया। पूर्वी कर्नाटक में इनकी नियुक्ति हुई, जहाँ पर इन्होंने एक अर्धस्वायत्त राज्य बना लिया। ठीक, तो यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो हो जाएंगे। बार बार ये पूछा जाता है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, और शिवाजी की माता और शिवाजी के पिता का नाम आप देख ही लिए। अब हम लोग चलें शिवाजी की पत्नियों और उनके पुत्रों का नाम देख लिया जाए जल्दी से। तो शिवाजी की जो प्रमुख पत्नियां हैं उसमें साईबाई हैं, सोयराबाई, शकवारीबाई, पुतलीबाई। साईबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें संभाजी कहा गया। संभाजी। सोयराबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें राजाराम कहा गया। ठीक, साईबाई निम्बालकर परिवार की हैं, निम्बालकर वंश से हैं। सोयराबाई ये मोहिते वंश से हैं, कुछ लोग इन्हें शिर्के वंश से भी मानते हैं, तो मोहिते या शिर्के वंश से हैं। ये गायकवाड़ वंश से हैं, गायकवाड़ वंश से हैं। अब ये जो इनकी सोयराबाई जो पत्नी है, साईबाई से सबसे पहले विवाह हुआ 1641 में। साईबाई का, शिवाजी का जो पहला विवाह हुआ वो साईबाई से हुआ, बंगलोर में ये विवाह हुआ। जो सोयराबाई हैं, जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था 1674 ईस्वी में, उस समय पंडितों ने शिवाजी का दोबारा विवाह कराया। तो दोबारा विवाह किससे हुआ? सोयराबाई से हुआ। तो राज्याभिषेक के समय जो विवाह हुआ शिवाजी का वो सोयराबाई से हुआ। शिवाजी का जब निधन हुआ 1680 ईस्वी में, तब उस समय पुतलीबाई सती हो गई। पुतलीबाई सती हो गई। ठीक, तो यहाँ अगर जो प्रश्न बनते हैं कि संभाजी किसके पुत्र हैं? शिवाजी और साईबाई के। राजाराम किसके पुत्र हैं? शिवाजी और सोयराबाई के। और किसने
शिवाजी के निधन के बाद कौन सती हो गई थी, कौन पत्नी शिवाजी की, तो पुतली बाई। अभिषेक के समय शिवाजी ने किससे दोबारा विवाह किया, तो सोयराबाई। ठीक, अब हम लोग देखें जो शिवाजी के पिताजी हैं शाहजी राजे भोसले, वो पूर्वी कर्नाटक मैसूर में रह रहे हैं, मैसूर वाले क्षेत्र में। शाहजी, इनकी एक पत्नी और थी तूकाबाई, कई पत्नियां इनकी भी हैं। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो बैंकोजी थे। तो ये सभी लोग बंगलोर में रह रहे हैं, पूर्वी कर्नाटक में रह रहे हैं। और इन्होंने शिवाजी को अपनी जागीर, पूना की जागीर इनके पास थी पहले से ही। 1636 में जो मुग़ल और बीजापुर के बीच जो संधि हुई, उस संधि के तहत भी मुग़लों ने बीजापुर को पूना दे दिया। पूना पे इनका पहले से अधिकार था ही, तो वो जागीर इनके पास है ही। तो उस जागीर में इन्होंने शिवाजी को भेजा, और शिवाजी के साथ उनकी माता भी हैं जीजाबाई। और इन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक बाबा कोणदेव को इन लोगों के साथ भेजा, इन लोगों की देखरेख के लिए। बाबा कोणदेव, तो ये लोग पूना में रह रहे हैं, ये पूर्वी कर्नाटक में रह रहे हैं। अब शिवाजी के विषय में कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत ही स्वाभिमानी थे। जब 7-8 वर्ष की अवस्था के थे तभी उनके पिताजी बीजापुर दरबार में उन्हें ले गए। तो दरबार में सुल्तान के सामने जाने पर झुककर अभिवादन करना होता था, ये दरबार की परंपरा थी। शाहजी भोसले ने सुल्तान का अभिवादन झुककर किया, फिर शिवाजी को भी कहा कि आप भी अभिवादन कीजिए, लेकिन शिवाजी ने इनकार कर दिया झुकने से। उस समय ये बात हंसी में टाल दी गई कि अभी बालक है, धीरे धीरे दरबार की परंपराओं को समझ जाएगा। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो जीजाबाई, बाबा कोणदेव और रामदास का है। रामदास उनके गुरु हैं। रामदास की बात हम लोग मराठों के उद्भव में कर चुके हैं। तो जीजाबाई और रामदास से शिवाजी ने नैतिकता सीखी, धर्म की रक्षा करना सीखा, और इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने स्वराज का स्वप्न देखना शुरू किया। यानी स्वराज की प्रेरणा इनसे मिली, धर्म की रक्षा की प्रेरणा इनसे मिली, और नैतिक विचारों का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान जीजाबाई और रामदास से उन्हें हुआ। बाबा कोणदेव ने इन्हें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शिक्षा दिया। तो बाबा कोणदेव से इन्हें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शिक्षा प्राप्त हुई। जीजाबाई बहुत ही धर्मपरायण स्त्री हैं और बहुत ही स्वाभिमानी तथा दृढ़ निश्चयी थीं। इसका प्रभाव शिवाजी पर बहुत पड़ा। ठीक, अब शाहजी राजे भोसले भी शिवाजी के स्वराज के स्वप्न के विरोधी नहीं हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से शिवाजी की सहायता ही कर रहे हैं। जैसे विवाहों में हम लोग देख लें, उन्होंने शिवाजी के विवाह कई मराठा कुलों में, जो उस समय के प्रमुख मराठा वंश थे, उन वंशों में कराया, इसलिए कि इन सभी को एकीकृत कर दिया जाए। ये वंश शिवाजी के मार्ग में बाधा न बने और शिवाजी के साथ मिलकर शिवाजी के स्वराज प्राप्ति में उसके सहायक के रूप में कार्य करें। ये राजनीतिक विवाह सब हैं। भारत में प्राचीन काल से ही राजनीतिक विवाहों की परंपरा रही है। ऐतिहासिक काल में बिंबिसार से लेकर विभिन्न राजवंशों ने इसे अपने साम्राज्य के विस्तार और साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रयोग किया था। वही शाहजी राजे भी कर रहे हैं यहाँ। अब शिवाजी अपने स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए धीरे धीरे विभिन्न किलों को जीतना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय जब शिवाजी ये विजय अभियान शुरू किए हैं तब अहमदनगर तो समाप्त हो चुका है, बीजापुर है। तो बीजापुर के अधीन जो किले हैं उनको वे जीतना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1643 या 1646, ये 3 वर्ष का जो अंतर दिख रहा है वो जन्म वाले अंतर से ही ये अंतर उत्पन्न हुआ है। इस समय इन्होंने तोरण का किला जीता। सबसे पहला जो किला शिवाजी ने जीता वो तोरण का किला था, लेकिन सरदेसाई महोदय जो एक मराठा इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले शिवाजी ने सिंहगढ़ किला जीता। तो अगर सरदेसाई का नाम लेकर पूछा जाता है तब तो हम कहेंगे, तब आंसर होगा सिंहगढ़। अगर ऐसे सामान्य रूप से पूछा जाता है तब आंसर होगा तोरण का किला। तो ये तोरण का किला जब इन्होंने जीता, अपने मावल प्रदेश के कुछ युवकों के साथ मिलकर ये किला इन्होंने जीत लिया। इसकी खबर जब बाबा कोणदेव को हुई
तो वो शिवाजी के इस कार्य से खुश नहीं थे, अप्रसन्न थे। शिवाजी को उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा है कि आप एक बड़े सरदार के पुत्र हैं, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह से किलों को जीतने की, आपको तो एक बड़ा सरदार बनना ही बनना है। लेकिन 1647 में बाबा कोंडदेव का निधन हो गया, तब शिवाजी स्वतंत्र हो गए किलों को जीतने के लिए। उसके बाद वो लगातार अब बीजापुर के किलों को जीत रहे हैं। 1648 में उन्होंने पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला इन्होंने नीलोजी नीलकंठ से जीता, नीलोजी नीलकंठ से। इसी समय इन्होंने 1648 में ही चाकन का किला जीता। इसी समय इन्होंने 1648 में कोंडना का किला जीता, जिसका नाम आगे चलकर 1670 में सिंहगढ़ होगा। तो जब प्रारंभ में जब किले जीत रहे थे तो उस समय बीजापुर के सुल्तान को संतुष्ट कर लिया गया। बीजापुर दरबार में कई गुट थे, कुछ गुटों को शिवाजी अपनी ओर मिला लिए थे, तो सही बात वहाँ नहीं पहुँचती थी सुल्तान के पास। और शाहजी राजे भोसले खुद ही बीजापुर दरबार में हैं, तो उनसे पूछा गया कि क्यों ये किला जीता शिवा ने, तुम्हारे पुत्र ने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उस किले के जो अधिकारी थे बहुत ही अयोग्य थे, इसलिए शिवाजी ने इस किले को जीत कर साम्राज्य को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। ठीक, लेकिन जब लगातार आप किले जीत रहे हैं तब कैसे संतुष्ट करेंगे। अब बीजापुर ने शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने की ठान ली। उसने सबसे पहले शाहजी राजे भोसले को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। दरअसल बीजापुर दरबार में शाहजी राजे के परम मित्र थे रंधौला खां। रंधौला खां का जब निधन हो गया तब शाहजी राजे को बंदी बना लिया गया। अब शिवाजी के सामने असमंजस की स्थिति आ गई कि क्या करें। पिता बंदी हैं इस आरोप में कि वो अपने पुत्र यानी शिवाजी को बीजापुर के किला जीतने में सहायता कर रहे हैं। बाबा कोंडदेव और शिवाजी और शाहजी ये विद्रोही प्रवृत्ति अपना लिए हैं, बीजापुर के प्रति विद्रोही हो गए हैं। तब शिवाजी ने अपना विजय अभियान रोक दिया। इसी समय सोयराबाई ने उन्हें एक सलाह दी कि ऐसा है, बीजापुर डरता किससे, बीजापुर डरता है मुग़लों से, तो आप मुग़लों से बात कीजिए, मुग़लों के पक्ष में जाने का भय दिखाइए उसे। उस समय मुग़लों का जो दक्षिण का सूबेदार था वो मुराद बख्श था, शाहजहाँ का पुत्र। उससे शिवाजी ने वार्ता प्रारंभ की और कहा कि हम मुग़ल सेवा में आना चाहते हैं। उसने कहा स्वागत है, तुम्हारे पिताजी भी रह चुके हैं, उनको भी लेकर आओ। जब यह बात बीजापुर को पता लगी तब बीजापुर का दिमाग ठनका, ये तो दाव उल्टा पड़ गया। उसने शाहजी राजे को मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी शिवाजी कुछ दिन तक शांत रहे। फिर उन्होंने दोबारा 1656 में अपना विजय अभियान शुरू किया। तो 1656 में उन्होंने जावली की विजय की, बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थे। 1656 में जावली को जीता। यह मावल प्रदेश में किला था, मावल पहाड़ियों के क्षेत्र में ये किला था। और इस किला को जीतने के दो फायदे थे। ये किला सबसे पहले जीता इन्होंने किससे, तो चंद्रराव मौर्य से। चंद्रराव मौर्य, दरअसल चंद्रराव मौर्य की हत्या कराकर तब इन्होंने जावली पर अधिकार किया। यहाँ अगर थोड़ा सा नैतिकता के रूप में देखा जाए तो शिवाजी थोड़ा गलत थे, लेकिन अब बड़े बड़े साम्राज्य छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने से ही बनते हैं। तो चंद्रराव मौर्य की हत्या करके जावली पर शिवाजी ने अधिकार किया। इस जावली पर अधिकार से दो महत्वपूर्ण लाभ थे। एक तो मावल प्रदेश पर अधिकार हो गया, प्रभाव उनका हो गया, और यहाँ से उनकी सेना में सैनिकों के रूप में युवाओं की आपूर्ति हुई। शिवाजी के पैदल सेना के मेरुदंड थे मावली लोग, यानी यहाँ अब सैनिकों के लिए, यहाँ इनकी सेना में सैनिकों की आपूर्ति अब पर्याप्त संख्या में यहाँ से, यहाँ के युवाओं से हो सकती थी, हुई भी। दूसरा, बीजापुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कोंकण प्रदेश पर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। अब उधर ही आसानी से उधर आक्रमण कर सकते थे। शिवाजी के विजय अभियानों का वास्तव में प्रारंभ जो माना जाता है वो जावली से माना जाता है, 1656 से। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के वास्तविक विजय अभियानों की शुरुआत कब से होती है, तो 1656 जावली विजय से होती है। ठीक, इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ के कोंकण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कल्याणी, भिवंडी को जीता। दमन पर पुर्तगाली थे,
पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, पुर्तगालियों को विवश किया वार्षिक कर देने के लिए। इसी समय इन्होंने जंजीरा पर भी आक्रमण किया। जंजीरा में सिद्दी लोग रहते थे, जंजीरा द्वीप पर, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। तो यहाँ दमन में पुर्तगालियों से वार्षिक कर लिया। कल्याणी भिवंडी पर अधिकार किया, इसे अपना नौसैन्य अड्डा बना लिया, नौसैन्य अड्डा बनाया। ठीक, इसी समय इन्होंने 1656 में ही रायरी पर विजय की, बसंतगढ़ पर विजय किया। तो ये ढेर सारे किलों पर विजय, सूपा पर विजय किया इसी समय। ठीक, तो 1658 तक शिवाजी इन किलों पर विजय प्राप्त करते रहे। इसी समय मुगल भी दक्षिण में है। 1656-57 में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, मुगल के जो दक्षिण प्रांत थे उसका सूबेदार था। दरअसल औरंगजेब 2 बार सूबेदार रहा, एक 1636 से 44 तक पहली बार, फिर 1652 से 57 तक दूसरी बार वह दक्षिण में सूबेदार था। इस समय वह गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। तो यहाँ बीजापुर का संघर्ष मुगलों से भी होगा और मराठों से भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बीजापुर के कुछ सुल्तानों को, इस समय के सुल्तानों को देख लें, क्योंकि अगर ये पूछा जाए कि जब जावली पर विजय की थी शिवाजी ने, उस समय बीजापुर का सुल्तान कौन था, तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो बीजापुर में 1558 से 80 के बीच जो सुल्तान थे वो थे अली आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह प्रथम। फिर 1580 से 1627 तक जो सुल्तान थे वो थे इब्राहिम आदिल शाह, 1627 से 1656 तक जो सुल्तान थे वो थे मोहम्मद आदिल शाह। और 1656 से 1672 तक जो सुल्तान थे वो थे अली आदिल शाह द्वितीय, 1672 से 1686 तक जो सुल्तान थे वो थे सिकंदर आदिल शाह। यहाँ से इसके बाद बीजापुर समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1686 में मुग़लों ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मुग़ल क्या करता, औरंगजेब क्या कर रहा है कि वो गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण कर रहा है। मोहम्मद आदिल शाह के निधन के बाद अली आदिल शाह द्वितीय शासक बने। तो औरंगजेब का कहना है कि ये अली आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह के पुत्र नहीं हैं। हालांकि उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार मुग़लों का नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती कोई बहाना चाहिए आक्रमण करने के लिए, तो इसी को बहाना बनाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया। वह चाहता था कि मराठे भी इसमें हमारा साथ दें। शिवाजी से बात भी हुई, शिवाजी ने कहा 2 शर्त है, दोनों शर्तों को मान लीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो 2 शर्तें क्या थीं? पहला शर्त यह था कि बीजापुर के जिन किलों पर हमने अधिकार किया है वो हमारे माने जाएंगे, और दूसरा, हम दाभोल पर अधिकार करेंगे, दाभोल बंदरगाह पर मेरा अधिकार होगा, और दाभोल बंदरगाह से संबंधित जो क्षेत्र होगा वो भी हमारे अधीन रहेगा। औरंगजेब गोलमोल जवाब दिया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसलिए शिवाजी ने उसका साथ नहीं दिया। जब औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण कर रहा था तब शिवाजी मुग़ल साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब को एक सैन्य टुकड़ी मराठों को नियंत्रित करने के लिए भेजनी पड़ी। अंततः औरंगजेब भी बहुत दिन दक्षिण में नहीं रहा, क्योंकि शाहजहाँ बीमार थे, उत्तराधिकार की समस्या थी। तो जल्दी बीजापुर से 1657 में समझौता करके चला गया। लेकिन शिवाजी को भूला नहीं कभी। मराठों से भी उस समय समझौता हो गया और बीजापुर से तो समझौता हो ही गया था। समझौता होने के बाद भी वो शिवाजी को भूला नहीं। यहाँ मराठे लगातार बीजापुर के, क्योंकि कोंकण वगैरह सब बीजापुर के अधिकार में था, तो ये लगातार इन क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं, कोल्हापुर तक पहुँच गए। तब बीजापुर ने अब शिवाजी के खिलाफ अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विख्यात या कुख्यात सरदार को भेजा, जिसका नाम था अफजल खां। तो 1659 में शिवाजी और अफजल खां के बीच मुलाकात हुई। अफजल खां, इसकी यह उपाधि है, इसका नाम है अब्दुल्ला
भट्टारी, अब्दुल्ला भट्टारी। तो अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां 1659 में शिवाजी के विरुद्ध आता है। इसने कहा था कि हम घोड़े से उतरे बगैर शिवाजी को बंदी बना लेंगे, घोड़े से उतरे बगैर हम शिवाजी को बंदी बना लेंगे। यह 1659 में आया। इसकी रणनीति यह थी, एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया और रणनीति यह थी कि चारों तरफ आतंक फैलाते हुए चला जाए, जिससे जनता डर जाए और लोग मराठे जो है शिवाजी का साथ न दें, शिवाजी अकेले पड़ जाएं और उन्हें जावली में घेर लिया जाए। ये पंढरपुर गया, विठोबा मंदिर को तोड़ा, इस तरह से आतंक फैलाते हुए आगे बढ़ा। लेकिन शिवाजी इससे आमने सामने का युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सेना को जावली के जंगलों में छुपा दिया। फिर वार्ता का दौर प्रारंभ हुआ। इसने कृष्णाजी राव भास्कर को अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी के पास कृष्णाजी राव भास्कर को अपना दूत बनाकर भेजा। कृष्णाजी राव भास्कर से बातचीत करने के दौरान शिवाजी ने अफजल खां का मूल मंतव्य जान लिया कि उसका मूल मंतव्य यह है कि शिवाजी की हत्या की जाए। ठीक, शिवाजी को समाप्त कर देना उसका मूल मंतव्य है। यह बात उन्होंने कृष्णाजी राव भास्कर से की बातचीत से जान लिया। फिर शिवाजी ने अपना एक दूत भेजा, पंताजी गोपीनाथ को भेजा। पंताजी गोपीनाथ और कृष्णाजी राव भास्कर के आदान प्रदान से एक बात तय हुई कि दोनों लोग प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में पार नामक स्थान पर मिलेंगे। दोनों की मुलाकात पार नामक स्थान पर होगी। अफजल खान ने कृष्णाजी राव भास्कर से यह कहलवाया था कि शिवाजी से कह दो कि अगर वो समर्पण कर देते हैं तो हम उन्हें जो क्षेत्र वो जीतते हैं वो बीजापुर से दिलवा देंगे, चाहे तो बीजापुर की सेवा में रहें या न रहें। तो इन दूतों के आदान प्रदान से यह तय हुआ कि पार नामक स्थान पर दोनों लोग मिलेंगे। दोनों लोग दो दो अंगरक्षकों के साथ आएंगे। शिवाजी ने अपने साथ जो अंगरक्षक ले गया वो जीव महल और शंभूजी कावजी, ये दो लोगों को लेके गए। शंभूजी कावजी और सैयद बांदा अपने साथ जिन अंगरक्षकों को लेकर आया था उसमें एक बहुत ही विख्यात तलवारबाज था सैयद बांदा। तो इस सैयद बांदा को अपने साथ लेकर आया था। शिविर में अफजल खां और शिवाजी ही थे, अंगरक्षक बाहर थे। दरअसल शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए थे क्योंकि वो अफजल खां के मंतव्य को समझ गए थे। तो लोहे की टोपी पहने थे, लोहे का कवच वगैरह पहन के, बिछुआ और बगनक्खा जैसे हथियार बाहों में छुपा के हो गए। अफजल खां बहुत लंबा चौड़ा था और शिवाजी सामान्य कद के थे। अफजल खां गले मिलने के बहाने शिवाजी का गला घोटना चाहा। शिवाजी सतर्क थे, उन्होंने अफजल खां को घायल कर दिया। और शिविर से जब बाहर आए तब सैयद बांदा ने शिवाजी के सर पे तलवार से वार किया, लेकिन लोहा की टोपी पहने थे तो बच गए। उसी समय जी महल ने सैयद बांदा का हाथ काट लिया। अफजल खां मारा गया। तो अफजल खां जब मारा गया, जब ये खबर फैली तो मराठों के हीरो बन गए शिवाजी, और चारों तरफ से मराठे अब शिवाजी की सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। मराठों ने आगे बढ़कर पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया, बसंतगढ़, खेलना, इन दुर्गों पर अधिकार कर लिया। तो मराठों ने आगे बढ़कर पन्हाला पर अधिकार कर लिया, बसंतगढ़ पर अधिकार कर लिया, खेलना पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से इन दुर्गों पर मराठों ने अधिकार कर लिया। हालांकि पन्हाला पे बहुत समय तक मराठों का अधिकार नहीं रहा, फिर बीजापुर ने मराठों से छीन लिया था। अब इसी समय अब मुग़लों का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो चुका है, औरंगजेब बादशाह बन चुका है, वो शिवाजी को भूला नहीं था। तो इसलिए उसने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और शिवाजी को नियंत्रित करने का निर्देश दिया। तो 1660 में शाइस्ता खां दक्षिण का सूबेदार बनकर आया। वह खानदेश की तरफ से चला, पूना आदि को लूटता हुआ पूना को अपना अस्थायी आवास बनाया। इधर शिवाजी का बीजापुर के साथ संघर्ष हो रहा है। तो अब शिवाजी को दो मोर्चों पर लड़ना है, बीजापुर के विरुद्ध और मुग़लों के विरुद्ध। तो शिवाजी ने इसी समय 1662 में बीजापुर के साथ संधि कर ली।
अबुल मोहम्मद नामक बीजापुर का एक मंत्री था, उसके माध्यम से शिवाजी ने ये संधि की, कहा कि हमने जो अब तक किले जीते हैं वो हमें दे दीजिए, हम दोबारा अब आगे आक्रमण नहीं करेंगे। कहा जाता है कि बीजापुर भी संधि के लिए इच्छुक था। वो शाहजी राजे भोसले के माध्यम से शिवाजी से संधि किया और इसी समय बीजापुर ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया। तो शिवाजी को बीजापुर ने स्वतंत्र शासक मान लिया और इसी समय शिवाजी ने जो रायरी का दुर्ग था, रायरी किला जो 1656 तक वो जीत चुके थे, इसी को उन्होंने रायगढ़ का नाम दिया। इसी किले का नाम अब रायगढ़ कर दिया गया और इसको उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। यानी प्रश्न ये बनता है किस रायगढ़ किला का जो नाम था, रायगढ़ जो नाम किया गया, वो किस किले का नामकरण किया गया? तो रायरी का नाम रामगढ़ रखा गया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को कब बनाई? 1662 में बनाई। बीजापुर ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक कब स्वीकार कर लिया? 1662 में स्वीकार कर लिया। ठीक। अब शिवाजी अब मुगलों के विरुद्ध अपना शक्ति प्रयोग करने के लिए, क्योंकि बीजापुर से तो आश्वस्त हो गए कि उधर से अब आक्रमण नहीं होगा, अब अपनी पूरी शक्ति मुगलों के विरुद्ध लगा सकते थे। तो 1663 ईस्वी में, क्योंकि शाइस्ता खां आया है, शाइस्ता खां कहाँ रह रहा है? पूना में। वही लाल महल जो शिवाजी का पैतृक आवास है, तो पूना में लाल महल में वो है। शिवाजी ने 1663 में इस पर रात्रि में सिर्फ 400 सैनिकों के साथ आक्रमण किया, क्योंकि लाल महल के वो चप्पा चप्पा से वाकिफ थे, तो वो लाल महल पे आक्रमण करते हैं। शाइस्ता खां किसी तरह से जान बचा के भागा, घायल हो गया, हाथ की उंगली कटी, उसका एक पुत्र मारा गया। दरअसल रात्रि थी, अंधेरा था, इसलिए अनजाने में कुछ हरम की महिलाएं मारी गईं, लेकिन शाइस्ता खां पराजित हुआ। औरंगजेब ने बहुत डांटा, कहा नाक कटा के चले आए, जाओ बंगाल भेज दिया। अब उसी समय 1664 में शिवाजी आगे बढ़कर सूरत को लूटे, क्योंकि धन की आवश्यकता थी। सूरत को लूटा और सूरत को यहाँ से भी जब लूटा था तो यहाँ से भी काफ़ी धन और घोड़े आदि मिले थे। फिर सूरत को लूटा। सूरत में अंग्रेज़ थे। उस समय अंग्रेज़ी कंपनी का प्रमुख लैस्केलाट था। उसने इसका आंखों देखा विवरण दिया है इस लूट का। अब औरंगजेब परेशान है कि अब शिवाजी को कैसे नियंत्रित किया जाए, किसको भेजा जाए। तो उसने 1665 में अपने बहुत ही अनुभवी सरदार, अब इसको हटा देते हैं, ठीक, अपने बहुत ही अनुभवी सरदार जय सिंह को भेजा। आमेर के राजा हैं जय सिंह। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के काल में मनसबदार रहे हैं। एक लंबा काल है इनका प्रशासकीय अनुभव का, सैन्य अनुभव का। तो जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा। आमेर के हैं, सवाई राजा की उपाधि शाहजहां ने इन्हें दी 1665 में। और इनके सहायक के रूप में औरंगजेब ने दिलेर खां को लगाया। दिलेर खां को सहायक के रूप में लगाया। जय सिंह ने कहा कि हमारे साथ मनुची को भी जाने दीजिए। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, ले जाओ। तो मनुची भी आया। उसने एस्टोरिया द मोगोर, इटली का यात्री है, एस्टोरिया द मोगोर लिखा है। उसका शिवाजी के साथ बातचीत भी हुई उसकी, बिना द्विभाषीय के। तो यहाँ जब जय सिंह आए तो जय सिंह की रणनीति ये थी कि शिवाजी को दक्षिण में अकेला कर देना है, यानी सबको अपनी ओर मिला लेना है, शिवाजी अकेले पड़ जाए, उसके बाद उन पर आक्रमण करना है और फिर उन्हें पराजित कर देना है। उसने बीजापुर को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। जितने मराठा प्रतिद्वंदी थे शिवाजी को, उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया और एक बड़ी सेना लेकर खानदेश की तरफ से आगे बढ़ते गए। पुरंदर तक पहुँच गए। पुरंदर, यहाँ इस दुर्ग की सुरक्षा कर रहे थे मुरार बाजी प्रभु। वो मारे गए। शिवाजी ने देखा कि अब जय सिंह से नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने रघुनाथ पंडित के माध्यम से हिंदी में जय सिंह को एक पत्र लिखा और बताया कि हम समर्पण करना चाहते हैं। जय सिंह ने कहा स्वागत है। तो शिवाजी ने जय सिंह के सामने समर्पण कर दिया और फिर जो है 1665 में वही पुरंदर की संधि हुई। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि में क्या कहा गया?
1665। इस संधि में कहा गया शिवाजी को अपने 2/3 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को अपने 23 किला जिसकी अनुमानित आय 4 लाख हूण थी वो मुगलों को देना पड़ा। फिर शिवाजी के पास 12 किले सिर्फ बचे जिनकी अनुमानित आय 1 लाख हूण थी। फिर ये कहा गया कि शिवाजी हालांकि दरबार में नहीं जाएंगे, दरबार की सेवा में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने पुत्र संभाजी को दरबार की सेवा में भेजना पड़ेगा और संभाजी को 5,000 मनसबदार बनाया जाएगा। ठीक। फिर कहा गया कि शिवाजी ने बीजापुरी कोंकण के क्षेत्र पर जो अधिकार किया है वो अधिकार उनका बना रहेगा। इस क्षेत्र की अनुमानित आय 4 लाख हूण थी। इस क्षेत्र पर उनका अधिकार बना रहेगा और यदि वो बालाघाट के पठारी क्षेत्र को जीतना चाहते हैं तो वो जीतें, लेकिन उस बालाघाट के पठारी क्षेत्र की अनुमानित आय 5 लाख हूण थी। ये कहा गया उसे आप जीतना चाहते हैं तो आप उसे स्वयं जीतें, लेकिन उसके बदले में वो आपको तभी माना जाएगा उस पर आपका अधिकार कि उसके बदले में आप 13 वर्षों में 13 किस्तों में आप 40 लाख हूण दें मुगलों को, तब आपका इस पर अधिकार माना जाएगा। यानी पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? जय सिंह और शिवाजी के बीच। अगर ये विकल्प है तो ठीक है, अगर ये विकल्प है कि मुग़ल और मराठे, तो मुग़ल और मराठों के बीच हुई। संधि कब हुई? 1665 में हुई। इस संधि का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मनुची था, एस्टोरिया द मोगोर का लेखक, इटली का यात्री। और उसकी बात हम लोग मुग़लों में करेंगे डिटेल। इसमें 23 किले शिवाजी को मुग़लों को देने पड़े इस संधि के माध्यम से। 12 किले शिवाजी के पास रह गए जिसमें रायगढ़, राजगढ़, तोरण है। जो किले देने पड़े थे उसमें महत्वपूर्ण जो किले हैं वो पुरंदर है, बज्रगढ़ है, लोहगढ़ है, कोंडना है, ये सब किले उन्हें देने पड़े थे। फिर कहा गया कि शिवाजी हालांकि दरबार की सेवा में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने पुत्र संभाजी को दरबार की सेवा में भेजना पड़ेगा। उन्हें 5,000 की मनसबदारी दी जाएगी। ठीक। बीजापुरी कोंकण पर शिवाजी का अधिकार मान लिया गया। और फिर आगे कहा गया, ये धारा बाद में जोड़ी गई। ये कहा गया कि बालाघाट के पठारी क्षेत्र को अगर बीजापुर के अधीन है उसको अगर वो जीतना चाहते हैं तो जीते स्वयं, लेकिन उसके बदले उन्हें 13 किस्तों में मुग़लों को 40 लाख देना पड़ेगा। ठीक। तो ये 1665 की पुरंदर की संधि है। अब जयसिंह चाहते हैं कि शिवाजी को साथ लेकर हम बीजापुर को समाप्त कर दें, लेकिन उनके जो सहायक हैं दिलेर खां, औरंगजेब और अन्य कुछ दरबारी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीजापुर और शिवाजी को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, वो आपस में अपना मामला निपटा लेंगे। लेकिन जयसिंह का कहना है कि ऐसा नहीं है। बीजापुर को अगर हम जीत लेते हैं मराठों का साथ लेकर तो मराठे हमारे विश्वस्त हो जाएंगे, फिर मराठे हमारे क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस संदर्भ में जयसिंह और औरंगजेब के बीच पत्राचार हुआ। पत्रों के उस संकलन को हफ्त अंजुमन कहा जाता है। जयसिंह ने औरंगजेब को संतुष्ट कर लिया। उन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया, लेकिन बीजापुर पहले से सतर्क था। उसने अपने 12 मील के क्षेत्र को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, न कोई फसल न कुछ, इसलिए कि जयसिंह की सेना और उनके घोड़ों को पानी और रसद चारे न मिल सके, जिससे वो मजबूर होकर लौट जाए। अंततः हुआ यही, जयसिंह को लौटना पड़ा। अब दिलेर खां और उसके साथी ये कहने लगे कि इसमें शिवाजी की चाल थी, शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जयसिंह शिवाजी को बचाने के लिए कहते हैं कि जाओ पनहाला पे आक्रमण करो। तो शिवाजी को पनहाला पे आक्रमण करने के लिए भेज दिए, लेकिन शिवाजी पनहाला नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि नेताजी पालकर समय से नहीं आ पाए थे। नेताजी पालकर को मराठा क्षेत्र में दूसरा शिवाजी कहा जाता था। दूसरा शिवाजी इन्हें कहा जाता था। तो ये समय से नहीं आ पाए, इसलिए इस किला पर अधिकार नहीं हो पाया। शिवाजी ने इन्हें डांटा उठा, ये मराठा सेना छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? मुग़लों की सेवा में चले गए। जयसिंह ने इन्हें अपने अधीन रख लिया। बाद में फिर 1670 में ये आएंगे। इन्हें औरंगजेब ने क्या किया? इस्लाम धर्म स्वीकार इनसे करा लिया, मुस्लिम बना लिया
और अली कुली खां इन्हें नाम दिया। फिर बाद में 1670 में ये शिवाजी के पास आए, शिवाजी ने इन्हें पुनः हिंदू बनाया। तो पन्हाला दुरुपधिकार नहीं हो पाया। अब मुग़ल दरबार में एक बहुत बड़ा वर्ग शिवाजी के विरोध में है। तब जय सिंह ने सोचा कि अगर शिवाजी और औरंगजेब आमने सामने मिल लें तो दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने शिवाजी को तैयार किया कि आप जाइए आगरा और औरंगजेब से मिलिए। तो इससे यह भी होगा कि उनकी जय सिंह की भी साख बनी रहेगी कि उन्होंने शत्रु को बादशाह के पास भेजा मिलने के लिए। तो शिवाजी मार्च 1666 में आगरा गए। ये अपने पुत्र संभाजी के साथ गए, हीरोजी फरजंद भी इनके साथ थे। और वहाँ जाकर ये मई, और इस यात्रा के लिए उन्हें 1 लाख रुपया दिया गया यात्रा व्यय के रूप में। ये पहुँचे मई 1666 में आगरा। वहाँ औरंगजेब ने इनकी अगवानी के लिए किसी को नहीं भेजा। शिवाजी इस बात से बड़े खफा थे। और चूँकि जय सिंह ने अपने पुत्र राम सिंह जो कि दरबार में थे उनसे कहा था शिवाजी की देखरेख के लिए, तो राम सिंह की भी ड्यूटी उस समय किले में पहरेदारी के लिए थी, वो भी नहीं जा पाए। तो उन्होंने अपने मुंशी गिरधारी लाल को भेजा इनकी अगवानी के लिए। गिरधारी लाल गए, शिवाजी आए। फिर जब राम सिंह आए तो वो ले जाकर औरंगजेब से मिलवाए। औरंगजेब का उस समय 60वां जन्मदिवस मनाया जा रहा था, दीवाने खास में था। और वहीं शिवाजी से मुलाकात हुई। मनसबदार, सभी श्रेणियों के मनसबदार खड़े थे। दरअसल बादशाह के पास जब मिलने जाया जाता है तो उपहार वगैरह लेकर जाया जाता है। हम लोग भी कभी रिश्तेदारी वगैरह में जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लेकर जाएंगे, नहीं कुछ तो मिठाई एक डिब्बा 2 डिब्बा अपने हिसाब से लेकर जाएंगे। तो बादशाह के पास ये भी गए तो ढेर सारे उपहार लेकर गए थे। बादशाह ने उपहार सब रखवा लिया, कुछ बोला नहीं और इशारा कर दिया 5000 मनसबदारी की तरफ। 5000 मनसबदारी की जो पंक्ति थी उस तरफ इशारा कर दिया कि खड़ा करा दो उधर। अब शिवाजी को 5000 मनसबदारी की पंक्ति में जसवंत सिंह के पीछे खड़ा होना पड़ा और जसवंत सिंह का सामना इनसे हो चुका था। जसवंत सिंह पराजित हुए थे। तो उस व्यक्ति के पीछे खड़ा होना पड़ा है और 5000 की मनसबदारी ऑलरेडी इनके पुत्र को मिल चुकी है। तो ये सब चीज़ों को शिवाजी ने अपना अपमान समझा और वो दरबार से उठकर चले गए, हटकर चले गए। अब दरबार से बिना बादशाह की अनुमति लिए जाना ये दरबार का अपमान है। तो दरबारियों ने औरंगजेब का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया, ये क्या हो रहा है हजूर। औरंगजेब ने राम सिंह को बुलाया, पूछा क्या बात है। राम सिंह ने बहाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि लंबी यात्रा से आए हैं, थके हुए हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए जाकर बैठ गए। उस समय बात बन गई इसी तरह। लेकिन दरबार में, मुग़ल दरबार में एक बड़ा वर्ग शिवाजी को दंडित कराना चाहता है, जिसमें जहाँ आ रहा है शाइस्ता खां है। 1663 वाली बात अभी शाइस्ता खां भूले नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि शिवाजी को मृत्युदंड दिया जाए। औरंगजेब भी चाहता था कि इन्हें उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कबायली विद्रोह हो रहे थे उसके दमन के लिए भेजा जाए और उधर ही इन्हें मरवा दिया जाए। शिवाजी ने दरबार के कुछ लोगों को धन का लालच वगैरह देकर अपनी ओर मिलाया और कहा कि ऐसा है, बादशाह से सिफारिश करो कि हमें मुक्त कर दें। उन लोगों ने सिफारिश की लेकिन बादशाह मुक्त होने को तो राज़ी नहीं हुआ, लेकिन उत्तर पश्चिम भेजने का जो प्रस्ताव था उसको हटा दिया, यानी उत्तर पश्चिम अब नहीं भेजा जाएगा। शिवाजी ने 1-2 और प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपया ले लीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए, हमारे किले दे दीजिए। एक प्रस्ताव ये भी किया था कि इलाहाबाद में हमें जाने दीजिए, लेकिन किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी और शिवाजी आगरा में जयपुर भवन में एक तरह से बंदी के रूप में नज़रबंद रखे गए। और इस भवन की सुरक्षा आगरा के जो पुलिस कोतवाल थे सीदी फौलाद उनको सुपुर्द की गई थी। शिवाजी ने देखा अब किसी तरह से कोई बात नहीं बन रही है तो उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। कुछ दिनों बाद कहे हम स्वस्थ हो गए और हम गरीबों में, ब्राह्मणों में उपहार भिजवाना चाहते हैं, मिठाई वगैरह भिजवाना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी टोकरियों में वो सब जाने लगा और उसी 2 टोकरियों में बैठकर पिता पुत्र दोनों निकल लिए। अब जा रहे हैं, अब सीधे रायगढ़ नहीं जा रहे हैं, वो
अब बनारस होते हुए निकल रहे हैं, मथुरा बनारस होते हुए। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को एक मराठा परिवार में रखा और अपने रायगढ़ चले गए। सिर्फ 25 दिन में ये यात्रा पूरी की। उस समय की परिवहन व्यवस्था की कल्पना कीजिए और सोचिए 25 दिन में ये व्यक्ति कैसे चला गया वहाँ। एक तो आगरा से निकलना ही मुश्किल है, दूसरे 25 दिन में जाना, ये शिवाजी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है। यह एक आश्चर्य है। तो शिवाजी 25 दिन रायगढ़ पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने अपने पुत्र का श्राद्ध भी कर दिया, लोगों को यह दिखाने के लिए कि पुत्र मारा गया, जिससे कि मुग़ल गुप्तचर उसके पुत्र को खोज न लें। ठीक। तो 1666 में सितंबर 1666 में शिवाजी पुनः रायगढ़ पहुंच गए। अब औरंगजेब 1667 से 69 तक उत्तर पश्चिम के कबायलियों के दमन में लगा रहा और इस बीच दक्षिण में जो मुग़ल सूबेदार थे वो मोहज्जम थे और उनके सहायक जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह की शिवाजी से हमदर्दी थी। वो मोहज्जम के माध्यम से बादशाह से इनको माफ़ी दिलवाना चाहते थे। तो मोहज्जम को माध्यम बनाकर शिवाजी ने बादशाह से माफ़ी मांग ली कि ऐसा है कि हमने, अब आजकल अमूमन हर बात में आप कुछ भी करें, किसी को गाली भी दे दें फिर कहें सॉरी, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। बादशाह ने भी माफ़ कर दिया, दूसरा कोई चारा तो था नहीं, माफ़ करना ही था, करें क्या। क्योंकि इसी शिवाजी को वो पहाड़ी चूहा और भूमिया कहता है और आज इसी शिवाजी को राजा कहेगा। तो बादशाह ने 1668 में जसवंत सिंह और मोहज्जम के माध्यम से बादशाह से शिवाजी ने माफ़ी मांग ली। औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दी, बरार का छत्र दिया, बरार का छत्र राजा की उपाधि दी। और लेकिन ये संबंध बहुत दिन तक नहीं चले। ये संबंध बहुत दिन तक इसलिए नहीं चले क्योंकि 1 लाख रुपया जो बैग के रूप में दिया गया था, उस रुपया को औरंगजेब ने कहा कि अब यात्रा तो निष्फल रही, तो पैसा क्या होगा। तो उसने कहा कि बरार वाला छत्र दे दो। तो बरार वाला छत्र को मुग़लों ने हस्तगत कर लिया। अब इससे जो है शिवाजी नाराज़ हो गए और उन्होंने पुनः हम 1600, अब जो है वो कहते हैं कि अब 1665 की जो पुरंदर की संधि है उसको हम नहीं मानेंगे। जो किले हम मुग़लों को दिए हैं उनको जीतना शुरू कर दिए। 1670 तक उन्होंने लगभग सभी किले जीत लिया। 1670 तक शिवाजी लगभग सभी किले जीत लिए, सिर्फ शिवनेर का किला बाकी रहा। शिवनेर के किले को छोड़कर उन्होंने सब किला जीत लिया। तो इस तरह से औरंगजेब आगरा जाना, हालांकि यहाँ औरंगजेब अदूरदर्शी था। औरंगजेब ने बहुत बड़ी गलती की शिवाजी को सम्मान न देकर। अगर वह चाहता तो शिवाजी को मुग़ल सेवा में रख सकता था या मुग़लों का सहायक बना सकता था, लेकिन वह गलती थी और बार बार मराठों के संदर्भ में औरंगजेब आगे भी गलतियां करता रहा। तो यहाँ अब 1670 में फिर औरंगजेब बहादुर खां को भेजता है, गुजरात के सूबेदार थे, और महावत खां को भेजता है शिवाजी के विरुद्ध। और फिर 1670 में इन्होंने जब सब किले जीत रहे थे तो इसी समय इन्होंने कोंडना की भी विजय की। कोंडना में तानाजी मलसूरे ने दीवार फाँद के इस पर अधिकार किया। हालांकि इसी में मारे गए, इसलिए इसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। सिंह मारा गया लेकिन गढ़ जीत लिया गया, तो सिंहगढ़ इसका नाम रखा गया। इसी समय जो 1670 में सूरत को दोबारा लूटा शिवाजी ने, इस समय गुजरात का जो सूबेदार है बहादुर खां है। फिर गुजरात की सीमा पर सलेहर और मुलेहर को शिवाजी ने जीता 1671-72 में। यहाँ बहादुर खां और दिलेर खां को पराजित किया। उस समय दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। फिर इधर बीजापुर से भी इनका संघर्ष हो रहा है। 1673 में उमरानी के युद्ध में बीजापुर को पराजित किया। उमरानी के युद्ध में बीजापुर की सेना को इन्होंने पराजित किया। कोल्हापुर पर आक्रमण किया। ठीक, तो ये शिवाजी और मुग़लों और बीजापुर के बीच संघर्ष चल रहा है। इसी बीच शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक की बात हम लोग शिवाजी के प्रशासन में करेंगे।
और राज्याभिषेक में बहुत सारा धन खर्च हुआ तो धन की कमी पड़ गई। तो अब शिवाजी ने पुनः मुग़ल प्रांतों पे आक्रमण करना शुरू किया। खानदेश, बगलाना, इन क्षेत्रों पे आक्रमण किया। ठीक, तो इस प्रकार शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और उसको विस्तारित किया। अब शिवाजी से संबंधित जो कुछ कहानियाँ हैं, कुछ अच्छी बातें जो हैं, जैसे यहाँ 1670 में बाड़ी डिंडोरी का युद्ध हुआ था मुग़लों से। उस युद्ध में उस समय माहुर के जो देशमुख थे उनकी पत्नी बीर बघाना मुग़लों की ओर से लड़ रही थी, लेकिन मराठों ने उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी को पता लगा तो उन्होंने उन्हें मुक्त किया। वैसे ही 1658 में जब कल्याणी पर शिवाजी अधिकार किए थे तो उस समय कल्याणी का जो शासक था, बीजापुर का जो सरदार था मुल्ला अहमद, उसकी पुत्रवधू मराठा सेना की बंदी बन गई थी। उसे मराठा सैनिकों ने बंदी बना लिया। जब शिवाजी को ये बात पता लगी तब उन्होंने उन्हें मुक्त किया और वस्त्र आभूषण देकर ससम्मान उन्हें विदा किया। तो इस तरह का शिवाजी का चरित्र था। इस घटना की सबने सराहना की। फिर शिवाजी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सैन्य अभियान जो किया वो 1677-78 में किया, पूर्वी कर्नाटक पर। पूर्वी कर्नाटक में उनके पिताजी रहते थे शहाजी राजे भोसले अपने पुत्र वेंको जी के साथ। तो यह क्षेत्र वेंको जी के अधिकार में था। कुछ क्षेत्र इसमें, कुछ पर बीजापुर ने अधिकार कर रखा था, कुछ पर गोलकुंडा ने। वेंको जी ने क्या किया कि उनके मंत्री थे रघुनाथ हनुमंते, उनसे उनका झगड़ा हो गया, वो निकाल दिए गए। वो अब आए तो गोलकुंडा में उस समय 2 ब्राह्मण मंत्री थे, मदन्ना और अखन्ना। तो उसने मदन्ना और अखन्ना से बातचीत की, फिर शिवाजी से बातचीत की और एक प्लानिंग की कि गोलकुंडा और शिवाजी मिलकर इस क्षेत्र पर आक्रमण करें। तो गोलकुंडा के साथ शिवाजी की संधि हो गई। गोलकुंडा ने धन और सेना दोनों से शिवाजी की सहायता की और ये तय हुआ कि लूट का जो माल मिलेगा वो भी बांटा जाएगा और जो क्षेत्र अधिकृत किए जाएंगे उसमें भी बंटवारा किया जाएगा। तो शिवाजी ने यहाँ इस क्षेत्र पर आक्रमण करके जिंजी, तंजौर, बेलोर पर अधिकार कर लिया। वेंको जी को भी बंदी बनाया गया। बाद में उन्होंने शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर ली, तब उनका क्षेत्र उन्हें दे दिया गया, तंजौर चले गए। जिंजी को इस क्षेत्र की विजय के बाद जिंजी को यहाँ की राजधानी बनाया गया और शिवाजी ने अपने एक और सौतेले भाई शहाजी राजे भोसले की एक और पत्नी थी नरसाबाई, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे संताजी, उसी संताजी को यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया। संताजी के अधीन इस क्षेत्र को रखा और इनकी सहायता के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते को नियुक्त किया। तो इस प्रकार शिवाजी ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। शिवाजी के जो प्रशासन है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है और शिवाजी को जो सैन्य नीति है और विदेश नीति है, उस पर बात हम लोग शिवाजी के प्रशासन में करेंगे। धन्यवाद।